नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोखा चैनल पर। आज हम करेंगे व्यंजनों का वर्गीकरण। स्वरों का वर्गीकरण मैं आपको करवा चुकी हूँ, उसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, तो आप वहाँ से कर सकते हैं। आज हम व्यंजनों के बारे में ही जानेंगे। व्यंजन की अगर बात करें तो वे ध्वनियाँ जिनका उच्चारण करते समय मुख से बाहर निकलने वाली हवा को मुखांगों की बाधा का सामना करना पड़ता है। यानी जो हमारी प्राणवायु फेफड़ों से निकलती है, वो जब मुंह में आती है तो मुंह के जो अंग हैं वो उसमें बाधा उत्पन्न करते हैं, और तब जो ध्वनि उत्पन्न होती है वो व्यंजन कहलाती है। इससे तात्पर्य क्या है कि जो मुखांग है ये परस्पर स्पर्श करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। व्यंजन स्वरों की सहायता से ही उच्चारित होते हैं, यानी व्यंजनों का जो उच्चारण है वो स्वरों के बिना नहीं किया जा सकता। और हिंदी की अगर बात करें तो हिंदी में व्यंजनों की संख्या 33 है, और आज हम इन्हीं 33 व्यंजनों का वर्गीकरण करेंगे। व्यंजनों का सबसे पहला जो वर्गीकरण किया जा सकता है वो है उच्चारण स्थान के आधार पर वर्गीकरण। उच्चारण के जो मुंह में अलग अलग अंग हैं उनकी सहायता से जो उच्चारण किया जाता है उनके आधार पर ये वर्गीकरण है। जैसे सबसे पहले कंठ्य व्यंजन। कंठ्य यानी कंठ की सहायता से जिन व्यंजनों को उच्चारित किया जाता है या जिन व्यंजनों का उच्चारण किया जाता है, ये कौन कौन से हैं? क, ख, ग, घ, य और ह। ये व्यंजन कौन से हैं? कंठ्य व्यंजन है। उसके बाद तालु से जिनका उच्चारण किया जाता है तालव्य व्यंजन। च, छ, ज, झ, य, श, य और श, ये क्या है? तालव्य व्यंजन, यानी तालु की सहायता से इनका उच्चारण किया जाता है। मूर्धा की सहायता से जिन व्यंजनों का उच्चारण होता है उन्हें मूर्धन्य व्यंजन कहते हैं, और टय वर्गीय व्यंजन इसके अंतर्गत आते हैं। इसके साथ साथ र और श का भी इसमें प्रयोग इसी के द्वारा इसका उच्चारण किया जाता है, यानी मूर्धा के द्वारा र और श का भी उच्चारण किया जाता है। इसके साथ साथ जो टय वर्ग के व्यंजन हैं वो भी इसी के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद है दंत्य व्यंजन। दांतों की सहायता से जिन व्यंजनों का उच्चारण किया जाता है, तय वर्ग के सभी व्यंजन, और इसके साथ साथ ल और स का उच्चारण भी दंत्य व्यंजनों के अंतर्गत आता है। ओष्ठ्य व्यंजन यानी होठों की सहायता से जिन व्यंजनों का उच्चारण किया जाता है, जो प वर्ग के व्यंजन है, जैसे प, फ, ब, भ और म, वो ओष्ठ्य व्यंजन है। नासिक्य यानी नाक की सहायता से जिन व्यंजनों का उच्चारण किया जाता है वो कौन से हैं? नासिक्य व्यंजन। सभी व्यंजनों का जो पंचम वर्ग का व्यंजन है वो नासिक्य व्यंजन है। जैसे य, उसके बाद य, ण, न और म, ये पंचम वर्गीय सभी व्यंजन कौन से हैं? नासिक्य व्यंजन। उसके बाद है दंतोष्ठ्य, यानी दांत और होठों के प्रयोग से जिन व्यंजनों का उच्चारण किया जाता है वो कौन सा है? व और फ। इनका उच्चारण कैसे किया जाता है? दांत और ओठ के प्रयोग से इनका उच्चारण किया जाता है। इसमें एक और प्रश्न पूछा जा सकता है कि द्विस्थानीय व्यंजन कौन से हैं? जो नासिक्य व्यंजन है ये द्विस्थानीय व्यंजन है, यानी जो पंचम वर्गीय व्यंजन है या जो पंचम व्यंजन है वो द्विस्थानीय व्यंजन है। जैसे ये का उच्चारण कंठ और नासिका के प्रयोग से इसका उच्चारण होता है, तो ये दो स्थानों का प्रयोग इसके उच्चारण के लिए किया जाता है। ये का प्रयोग जब करते हैं ये, तो तालु और नासिका का प्रयोग किया जाता है, तो ये भी द्विस्थानीय है। ण का प्रयोग जब हम करते हैं तो इसमें मूर्धा और नासिका का। इसके बाद जो न है, न भी दंत्य और नासिका के प्रयोग से दांत और नाक के वायु जहाँ अवरुद्ध होती है उससे इसका उच्चारण किया जाता है। इसी प्रकार मैं का जब उच्चारण होता है तो ओष्ठ और नासिका का प्रयोग इसमें होता है। तो ये आप ध्यान में रखें कि द्विस्थानीय व्यंजन कौन से हैं। जो नासिक्य व्यंजन है वो द्विस्थानीय व्यंजन है। दूसरा जो वर्गीकरण है वो है प्राणत्व के आधार पर। प्राणत्व यानी जो हमारे फेफड़ों से प्राणवायु बाहर आती है वो कम प्रयोग में लाई जाएगी या ज़्यादा, अल्प प्राण या महाप्राण, यानी श्वास का प्रयोग ज़्यादा किया जाएगा या कम किया जाएगा। तो अल्प प्राण क्या है? जिनके उच्चारण में श्वास की मात्रा कम लगती है यानी अल्प लगती है, उन्हें अल्प प्राण व्यंजन कहते हैं। अब ये कौन कौन से हैं? व्यंजन वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा
वो क्या है, अल्प प्राण व्यंजन है, जैसे क। उसके बाद तीसरा कौन सा है, ग, और पांचवा कौन सा है, ञ। तो वो क्या है, पहला, तीसरा और पांचवा। इसके साथ साथ जो अंतस्थ व्यंजन होते हैं, अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से हैं, य, र, ल और व, ये भी क्या है, ये भी अल्प प्राण व्यंजन है। इसके साथ आप ये ध्यान में रखें कि जो 11 स्वर हैं वो भी अल्प प्राण के अंतर्गत आते हैं। साथ में अनुस्वार, अनुस्वार जो बिंदु का हम प्रयोग करते हैं, ये भी अल्प प्राण के अंतर्गत आता है। तो ये कुल अगर देखें अल्प प्राण ध्वनियाँ वर्णमाला में कितनी है, ये 31 हैं, ये आप ध्यान में रखेंगे। उसके बाद बात करते हैं महाप्राण की, यानी जिन व्यंजनों के उच्चारण में श्वास की अधिक मात्रा का प्रयोग किया जाता है, या जिन ध्वनियों के उच्चारण में श्वास की अधिक मात्रा का प्रयोग किया जाता है, उन्हें महाप्राण व्यंजन कहते हैं। यहाँ पर जो व्यंजन वर्ग का दूसरा और चौथा व्यंजन है, इसके साथ साथ जो ऊष्म व्यंजन है वो भी इसी में शामिल है, जैसे श, श, स और ह, ये भी इसी के अंतर्गत यानी महाप्राण व्यंजनों के अंतर्गत इनको गिना जाता है। और इसके साथ साथ जो विसर्ग है वो भी महाप्राण है। तो ये कुल कितने हो जाते हैं, ये 15 ऐसी ध्वनियाँ हैं जो महाप्राण ध्वनियाँ मानी गई है। तीसरा जो वर्गीकरण है वो है घोषत्व के आधार पर। घोष यानी नाद, नाद के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण कैसे होता है, वही घोष या सघोष यानी जो नाद के सहित है और जो नाद के बिना है, अघोष यानी जो नाद के बिना है। यहाँ पर क्या है, जिनका उच्चारण करते समय स्वर तंत्रियों में नाद होता है यानी घोष होता है या कंपन होता है, उन्हें घोष ध्वनियाँ कहा जाता है। घोष ध्वनियाँ कौन सी है, जो व्यंजन है तीसरा, चौथा और पांचवा, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और जो पांचवा व्यंजन है वो घोष व्यंजन है। इसके साथ साथ अगर हम देखें जो अंतस्थ व्यंजन है य, र, ल, व, ये भी इसी में आते हैं। इसके साथ जो है का उच्चारण हम करते हैं ये भी घोष ध्वनि है या घोष व्यंजन है। और इसके साथ साथ अगर हम कुल ध्वनियों की बात करें तो 20 व्यंजन प्लस अनुस्वार, इसके साथ साथ जो स्वर हैं वो आ जाएंगे। स्वर कितने हैं, 11, और विसर्ग, तो ये कुल मिलाकर 33 ध्वनियाँ हैं जो घोष ध्वनियाँ हैं हिंदी वर्णमाला में। दूसरा है अघोष, जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता, नाद नहीं होता, उन्हें क्या कहते हैं, अघोष ध्वनियाँ कहती हैं। तो यहाँ पर व्यंजन कौन कौन से बचे हैं, पहला और दूसरा, यानी प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन। इसके साथ साथ जो ऊष्म ध्वनियाँ हैं उसमें श, श और स, ये कुल मिलाकर कितने हो जाएंगे, 13 ये ध्वनियाँ हैं। तो ये 13 ध्वनियाँ कौन सी है, अघोष ध्वनियाँ हैं। इसके बाद है प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। यहाँ पर पहला है स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन यानी जहाँ पर हमारे मुखांग स्पर्श करते हैं तब उच्चारण किया जाए, ऐसे व्यंजन स्पर्श व्यंजन कहे जाते हैं। कै से लेकर मैं तक के जो व्यंजन है वो स्पर्श व्यंजन है और इनकी कुल संख्या कितनी है, 25 है। कै से लेकर मैं तक अगर हम इनकी संख्या देखते हैं तो वो कितनी है, 25 है। प्रत्येक वर्ग में क, च, ट, त, प की संख्या कितनी होती है, 25 होती है। उसके बाद है स्पर्श संघर्षी व्यंजन। जब स्पर्श करता है लेकिन स्पर्श के, ये तो सिर्फ स्पर्श कर रहे हैं लेकिन यहाँ स्पर्श के साथ संघर्ष या घर्षण भी हो रहा है, तो ये कौन से हैं, जो च वर्गीय, च, छ, ज और झ। आप देखेंगे जब इनको बोलेंगे तो थोड़ा अधिक जोर लगेगा, तो यानी संघर्ष होगा या घर्षण थोड़ा ज़्यादा होगा। तो ये च वर्गीय जो ध्वनियाँ हैं वो इसी में आती है। उसके बाद अंतस्थ व्यंजन कौन से हैं, य, र, ल, व। यहाँ पर अंतस्थ मतलब आंशिक स्पर्श करते हैं, अंदर से ही बोले जाते हैं, थोड़ा सा स्पर्श होता है, य, र, ल, व। आप उच्चारण करके देखेंगे तो आप अनुभव करेंगे कि हमारे जो मुख के अंग हैं तो ये ध्वनियाँ अंतस्थ व्यंजनों के अंतर्गत आती है। उसके बाद है अर्धस्वर। अर्धस्वर में य और व, इनका उच्चारण करते समय जो मुखांग है ये न के बराबर स्पर्श करते हैं, यानी आधा स्वर, बहुत धीरे से अंगों का स्पर्श होता है, य और व, इन्हें अर्धस्वर कहा जाता है।
लुंठित या प्रकंपित, ये कौन सी ध्वनि है? जो रै ध्वनि का उच्चारण हम करते हैं ये लुंठित या प्रकंपित ध्वनि के अंतर्गत आती है। लुंठित का मतलब क्या होता है? मोड़। जब हम बोलते हैं तो हमारी जीभ मुड़ जाती है, तो जब हम रै का उच्चारण करते हैं तो जीभ में मोड़ आ जाता है। तो यहाँ पर कौन सी ध्वनि है? जो रै है। या हम कह सकते हैं कि प्रकंपित यानी जिसमें ज़्यादा कंपन हो। रै का उच्चारण करते हैं तो कंपन ज़्यादा होता है। उसके बाद है पार्श्व या पार्श्विक जो ध्वनि है वो कौन सी है? ल है। इसको हम ये यहाँ पर टाइपिंग में आ नहीं रहा तो हम इसको पार्श्विक भी लिख सकते हैं या इसको पार्श्व ध्वनि भी कह सकते हैं, या पार्श्व जो व्यंजन है पार्श्विक व्यंजन भी हम इसे कहेंगे। और ये कौन सी ध्वनि है? जो ल ध्वनि का उच्चारण है वो इसी के अंतर्गत आता है। पार्श्व का मतलब क्या है? बगल से। बगल से यानी हमारी जीभ के साइड से। यहाँ अगर ये हमारी जीभ है तो जो हवा है वो कहाँ से निकलेगी? इसके साइड से निकल जाएगी, यानी पार्श्व से निकल जाएगी। और ये कब होता है? जब हम ल का उच्चारण करते हैं तो जीभ तालू के चिपक जाती है और हवा जो है वो साइड से या पार्श्व से निकल जाती है, तो तब किसका उच्चारण होता है? ल का। इसके बाद है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म यानी जब थोड़ी गर्माहट उत्पन्न होती है, जैसे श, श, स और ह। जब हम इन व्यंजनों का उच्चारण करते हैं तो मुख के भीतर गर्माहट यानी ऊष्मा उत्पन्न होती है, ये ऊष्म व्यंजन है। उत्क्षिप्त व्यंजन कौन से हैं? ड़ और ढ। उत्क्षिप्त का मतलब क्या होता है? शीघ्रता से नीचे आना। जीभ ऊपर उठती है, बहुत जल्दी से वापस नीचे आ जाती है। जब ड़ और ढ का उच्चारण करते हैं तब इसी प्रकार जीभ की गतिविधि होती है, तो इन्हें उत्क्षिप्त व्यंजन कहते हैं। इसके साथ साथ इन व्यंजनों को द्विगुण व्यंजन भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये इनमें दो गुण होते हैं, दो रूपों में इनका प्रयोग किया जाता है। कौन कौन से? एक तो नुक्ता रहित और दूसरा नुक्ता सहित। अब रहित और सहित कैसे प्रयोग करते हैं? जब शब्द के आरंभ में हम इनका प्रयोग करते हैं तब ये नुक्ता के बिना आता है, जैसे ढाल। ये इसमें नुक्ता नहीं लगाया हमने, जैसे डमरू। और ये बिंदी हम यहाँ नहीं लगाएंगे, तो ये क्या बनेगा? डमरू। इसके बाद जैसे नुक्ता सहित, यानी जब नुक्ते के साथ ये आते हैं। नुक्ता कौन सा? जो इनके नीचे बिंदी लगी होती है, वो कब? जब ये शब्द के मध्य में या शब्द के अंत में आते हैं तब ये नुक्ता सहित। जैसे सड़क मध्य में है और नुक्ता के साथ है। जैसे हम कहें पढ़ाई या कड़क, ये क्या है? नुक्ते के साथ है, यानी नुक्ता साथ लगा हुआ है। लेकिन तब क्या होगा? या तो ये शब्द के बीच में आएंगे या ये शब्द के सबसे अंतिम उसमें आएंगे, यानी अंत में आएंगे। तो इसीलिए इनको क्या कहा गया है? द्विगुण व्यंजन, दो गुणों वाले व्यंजन भी कहा जाता है। इसके साथ साथ इनको विकसित व्यंजन भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है विकसित? क्यों? क्योंकि इनका जो विकास हुआ है ड और ढ से हुआ है, इसीलिए इन्हें विकसित व्यंजन भी कहते हैं। ड और ढ के नीचे नुक्ता लगने के बाद इनका प्रयोग होने लगा है ड और ढ में, इसीलिए इनको विकसित व्यंजन भी कहा जाता है। एक इनको ताड़न जात व्यंजन भी कहते हैं। ताड़न जात, ताड़ने का मतलब क्या होता है? प्रताड़ित करना या खींचना। जैसे वीणा के जो तार होते हैं उनको खींचते हैं और उनमें गूंज उत्पन्न होती है, उसी प्रकार इसमें भी जीभ और स्वरतंत्रियों को खींचा जाता है और उसमें गूंज उत्पन्न होती है। जैसे हम बोलेंगे ड़ ढ ड़ ढ, तो ऐसे जब बोलते हैं तो हमारी जो जीभ का निचला भाग है उसमें खिंचाव आता है, बिल्कुल वैसे जैसे वीणा के तारों को खींचकर छोड़ दिया जाता है और गूंज उत्पन्न होती है। इसीलिए इनको भी ताड़न जात व्यंजन कहा गया है। वेरी शॉर्ट में पूछा जा सकता है ताड़न जात व्यंजन किसे कहते हैं? दो कौन से हैं? ड़ और ढ ध्वनि जो है वो ताड़न जात व्यंजन के अंतर्गत आती है। तो आज हमने व्यंजनों का जो वर्गीकरण है वो 4 प्रकार का वर्गीकरण हमने यहाँ पर देखा है और उम्मीद करती हूँ कि ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इसी तरह चैनल से जुड़े रहें, लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।